नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक एम्बिशियस योजना पर बात करने वाले हैं जी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY। हमारे पास इस योजना के फ्रेमवर्क और कुछ संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज हैं। बिल्कुल। तो आज का मकसद है कि ये जो योजना कागज पर इतनी शानदार दिखती है वो जमीन पर कैसे काम करती है और क्या चुनौतियां हैं। हाँ, वादा क्या है और हकीकत क्या है। चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। नहीं, असल में ये ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने का एक जरिया है। सोचिए, एक अच्छी सड़क सिर्फ रास्ता नहीं खोलती, वो गांव तक बाजार, स्कूल, अस्पताल, मतलब कितने ही अवसर लेकर आती है। सही बात है। इस योजना की आत्मा इसी सोच में है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये PMGSY आखिर है क्या? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसे दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। मकसद एकदम साफ था। हाँ। उन गांवों को पक्की, हर मौसम में चलने लायक सड़कों से जोड़ना जो अब तक एक तरह से कटे हुए थे। बिल्कुल। और इसका स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, मतलब हम यहाँ कुछ 100 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। योजना के तहत लगभग 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने का लक्ष्य है। जी, और साथ में पुल बनाना या उन्हें अपग्रेड करना भी शामिल है। तो ये बहुत ही विशाल काम है। पर यहाँ जो बात इस योजना को दिलचस्प बनाती है वो है इसका तरीका। क्या तरीका? ये तय करने के लिए कि कौन से गांव पहले जोड़े जाएंगे, एक बहुत सोचा समझा पैमाना बनाया गया। अच्छा, मतलब ऐसे ही कहीं भी शुरू नहीं कर दिया? नहीं, ये 2011 की जनगणना पर आधारित है। जैसे मैदानी इलाकों में 500 या उससे ज्यादा आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, लेकिन योजना बनाने वालों ने ये भी समझा कि पहाड़ी राज्यों या नॉर्थ ईस्ट में जमीनी हकीकत वो अलग है। हाँ, वहाँ आबादी दूर दूर तक फैली होती है। बिल्कुल। तो वहाँ के लिए ये सीमा घटाकर 250 कर दी गई। और एक तीसरी कैटेगरी भी है, जहाँ तक मुझे याद है, वामपंथी उग्रवाद वाले इलाके। जी, LWE प्रभावित क्षेत्र। वहाँ विकास पहुँचाना सिर्फ आर्थिक नहीं, एक स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है। सही बात है। तो वहाँ के लिए ये सीमा और भी कम करके 100 लोगों की आबादी तक कर दी गई है। जी, मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। कोशिश ये है कि विकास वहाँ पहले पहुँचे जहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इरादा नेक है, पैमाना बड़ा है, तरीका भी सोचा समझा लगता है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि यहीं पर अक्सर बड़ी बड़ी योजनाएं अटक जाती हैं। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, मतलब ज्यादातर पैसा केंद्र सरकार देती है। ज्यादातर? जी, लेकिन इसका फंडिंग मॉडल बड़ा अनोखा है। ज्यादातर राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जहां विधानसभा है, फॉर्मूला 60-40 का है। 60 केंद्र का, 40 राज्य का। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, उन राज्यों का क्या जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिनका भूगोल बहुत मुश्किल है, जैसे हिमालयी राज्य? सही सवाल है। उनके लिए तो 40% हिस्सा देना भी एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है। कैसे? जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और दूसरे हिमालयी राज्यों के लिए ये अनुपात पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। वहाँ केंद्र सरकार 90% खर्च उठाती है और राज्य को सिर्फ 10% देना होता है। तो ये एक तरह की वित्तीय मदद है ताकि विकास का काम न रुके। जी हाँ। और उन केंद्र शासित प्रदेशों का क्या जहाँ विधानसभा ही नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार? हाँ, उनका क्या? उनके लिए ये 100% केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। मतलब ये फंडिंग मॉडल बहुत फ्लेक्सिबल है। बहुत ज्यादा। इसे हर राज्य की क्षमता और जरूरत के हिसाब से ढाला गया है। ये दिखाता है कि योजना को डिजाइन करते समय सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र और राजनीति का भी ध्यान रखा गया है। तो योजना बन गई, पैसे का इंतजाम भी हो गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में असली चुनौती इम्प्लीमेंटेशन की होती है। बिल्कुल। इसे जमीन पर उतारने का ढांचा क्या है? इसके लिए एक मल्टी लेवल सिस्टम है। राष्ट्रीय स्तर पर है NRIDA, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, जो एक तरह से इस योजना का दिमाग है। हाँ, वो टेक्निकल सपोर्ट और गाइडलाइंस देती है। फिर हर राज्य में है SRRDA, राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी। जी, जो जमीन पर काम को अंजाम देती है। और इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय सांसदों, विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चल रहे काम पर नजर कैसे रखी जाती है? मतलब ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? और इसी चुनौती से निपटने के लिए तकनीक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। जैसे? इस समस्या का समाधान है OMSAS,
ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम। OMSAS। ये क्या चीज है? इसे आप एक लाइव डैशबोर्ड की तरह समझिए। दिल्ली में बैठा एक अधिकारी भी ये देख सकता है कि अरुणाचल के किसी दूर दराज गांव में सड़क का काम कहां तक पहुंचा है। अच्छा, कितना पैसा खर्च हुआ है, सब कुछ डिजिटल और सबके सामने है। ये तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक और सिस्टम है EMRG। ये भी कोई टेक्निकल नाम लग रहा है। हाँ, लेकिन इसका काम बहुत प्रैक्टिकल है। ये सड़कों के रख रखाव के लिए है, मेंटेनेंस के लिए। जी। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को सड़क की मरम्मत के काम की जियो टैग्ड तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं। मतलब सबूत देना होगा। बिल्कुल, सिर्फ कागज पर नहीं कह सकता कि काम हो गया, उसे सबूत देना होगा। और आम लोगों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल, इसके लिए मेरी सड़क नाम का एक मोबाइल ऐप है। अच्छा। अगर किसी को लगता है कि उनके गांव में सड़क की क्वालिटी खराब है, काम अधूरा पड़ा है या बहुत धीरे चल रहा है, हाँ, वो शिकायत कर सकते हैं। हाँ, वो सीधे इस ऐप पर फोटो के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये तो एक तरह से नागरिक के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल, जवाबदेही तय करने के लिए। एक ऐप, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक ऐप सच में इस सिस्टम को चुनौती दे सकता है? इस पर हम बाद में जरूर लौटेंगे जी। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये सड़कें बन कैसे रही हैं। मतलब क्या वही पारंपरिक तरीका है? नहीं, और यहीं पर ये योजना भविष्य की तरफ देखती है। दस्तावेज बताते हैं कि नई और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजीज पर बहुत जोर है। जैसे कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट, जिसे बनाने में पारंपरिक हॉट मिक्स से कम ऊर्जा लगती है और प्रदूषण भी कम होता है। अच्छा। इसके अलावा फ्लाई ऐश, जो थर्मल पावर प्लांट का कचरा है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने बेकार प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में भी पढ़ा है। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया लगता है। ये सिर्फ कमाल का आइडिया नहीं है, ये ग्रामीण भारत में सर्कुलर इकोनॉमी का एक जबरदस्त उदाहरण है। वो कैसे? सोचिए, जिस प्लास्टिक को हम एक समस्या मानते हैं जो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, हाँ। उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपने गाँव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने में कर रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने, कचरे का निपटारा भी और सड़कें भी ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में नहीं, बल्कि सतत विकास के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब कागजों पर और इरादों में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर ज्यादा उलझी भी होती है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बहुत गंभीर चिंताएं जताई हैं। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा आता है। क्या मुद्दे उठाए समिति ने? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है टेंडरों में बहुत कम बोली लगाने की प्रवृत्ति। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ठेकेदार सरकार के अनुमान से कम पैसे में काम करने को तैयार है? ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन समिति ने पाया कि ठेकेदार अनुमानित लागत से 25 से 30% कम पर बोली लगा रहे हैं। 25 से 30% कम? जी। अब आप सोचिए, अगर किसी काम की असली लागत 100 रुपए है तो कोई उसे 70 रुपए में करने को तैयार क्यों होगा? वो कहीं न कहीं से तो पैसे बचाएगा। और वो बचत होगी काम की क्वालिटी से। घटिया सीमेंट, कम डामर। मतलब सड़क बनाने की नींव ही कमजोर रखी जा रही है। बिल्कुल, और यहीं से समिति की दूसरी चिंता निकलती है, खराब निर्माण और रखरखाव, जो कि कम बोली का ही नतीजा है। सीधा नतीजा है। सड़कें बनती तो हैं, लेकिन पहली ही बरसात में बह जाती हैं, पैसा बर्बाद होता है और योजना का मकसद ही खत्म हो जाता है। और एक और बहुत अजीब समस्या का जिक्र है, अधूरी कनेक्टिविटी। हाँ, दस्तावेज कहते हैं कि कई बार सड़कें गांव के बाहर ही खत्म हो जाती हैं, गांव के अंदर तक पहुंचती नहीं। इसका क्या मतलब है? ये इम्प्लीमेंटेशन की एक बहुत बड़ी खामी है। सड़क का असल फायदा तभी है जब वो गांव के हर घर तक पहुंचे, ताकि एम्बुलेंस आ सके, स्कूल बस जा सके। बिल्कुल, किसान अपनी फसल बाहर ले जा सकें। अगर सड़क गांव के बाहर ही रुक गई तो उसका आधा अधूरा ही फायदा मिल पाता है। और इन सबके पीछे वजह क्या है? सिर्फ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो एक पहलू है, लेकिन समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी को भी एक बड़ी वजह बताया है। अच्छा। जमीन अधिग्रहण में देरी, फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलना, या बस फाइलों का एक विभाग से दूसरे विभाग में अटके रहना। और उन LWE प्रभावित इलाकों का क्या, जिन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी थी? वहाँ स्थिति और भी गंभीर है। वहाँ के लिए जो विशेष योजना चल रही है उसकी प्रगति बहुत धीमी है। कितनी धीमी? हालत ये है कि उसकी समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाना पड़ा है। वहाँ सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, ठेकेदार काम करने से डरते हैं। तो जिन इलाकों को इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, विडंबना ये है कि वहाँ ये सबसे धीमी गति से पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ PMGSY जैसी एक विशाल और परिवर्तनकारी सोच वाली योजना है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत की चट्टानें,
टेंडर प्रक्रिया की खामियां, क्वालिटी की समस्या, तालमेल की कमी और दशकों पुरानी ब्यूरोक्रेटिक सुस्ती। बिल्कुल। ये योजना ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने की जबरदस्त क्षमता रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इन जमीनी बाधाओं को कितनी ईमानदारी और मजबूती से दूर कर पाते हैं। मतलब असली सवाल इम्प्लीमेंटेशन का ही है। बिल्कुल। क्या हम टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बना सकते हैं? क्या हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए और सख्त नियम लागू कर सकते हैं? असली जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। जी। हमने देखा कि इस योजना में OMMAS, ई-मार्ग और मेरी सड़क ऐप जैसे आधुनिक डिजिटल टूल्स हैं। हाँ बिल्कुल है। लेकिन जो समस्याएं हैं, कम बोली लगाना, घटिया निर्माण, ब्यूरोक्रेटिक देरी, ये बहुत पुरानी और मानवीय हैं। सही बात है। तो असली सवाल ये है कि क्या 21वीं सदी की तकनीक 20वीं सदी की सरकारी कार्यप्रणाली की समस्याओं को सच में हल कर सकती है, या फिर असली बदलाव के लिए हमें तकनीक से आगे बढ़कर उस सिस्टम की जड़ों में सुधार करना होगा जो इन समस्याओं को बार बार जन्म देता है।